जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में मुकाबला घड़ी का होगा, तुतारी की आवाज से। जी हां, घड़ी के कांटे टकराएंगे तुतारी की आवाज से। तुतारी यानी जिसे कि हिंदी में तुरहा भी कहा जाता है। और पुराने जमाने में जब भी कोई राजा महाराजा अपने दरबार में प्रवेश करते थे या फिर किसी इवेंट में पहुंचते थे, तो उनके स्वागत के लिए ये तुतारी बजाई जाती थी। उसकी ध्वनि काफी देर तक बजती रहती थी और इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र की सियासत में भी कई सालों तक किया गया। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त की बात करें तो उनके दरबार में आगमन के वक्त में ये तुतारी बजाई जाती थी। और फिर शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की सभाओं की पहचान रही है तुतारी। जब भी वो किसी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचते थे, जैसे कि शिवाजी पार्क में जब उनकी सालाना रैली होती थी, तो उनके मंच पर पहुंचते ही तुतारी, दो लोग मंच पर आते थे और तुतारी बजाने लग जाते थे और बड़ी देर तक ये तुतारी की आवाज जो है चंद मिनटों तक मैदान में गूंजती रहती थी। और इसके बाद दूसरे राजनेताओं ने भी ये स्टाइल अपनानी शुरू कर दी। शरद पवार की सभाओं में भी कुछ ऐसा ही किया जाने लगा। और अब तुतारी बजाता हुआ आदमी जो है, उनको चुनाव चिन्ह के तौर पर चुनाव आयोग ने दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। इसी साल जो है फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया कि जो असली एनसीपी है वो भतीजे अजीत पवार की है। अजीत पवार ने पिछले साल बगावत की थी चाचा शरद पवार से जुलाई के महीने में, और उसके बाद में एक धड़ा लेकर सरकार में शामिल हो गए थे। जो सत्ताधारी गठबंधन है महायुति, उसमें वो शामिल हो गए थे, उप मुख्यमंत्री बन गए थे। और उसके बाद में असली एनसीपी कौन सी है, इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न को लेकर जो है दो जगहों पर लड़ाई चल रही थी। एक जगह थी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के सामने ये सवाल था, और दूसरा महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास। तो फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया, और फैसला ये सुनाया कि पार्टी का आधिकारिक नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है वो अजीत पवार के पास जाएगी, और शरद पवार को अपनी पार्टी के लिए कोई दूसरा नाम ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा जो चुनाव चिन्ह की बात है, चुनाव चिन्ह घड़ी, जिसमें 10:10 हो रहे होते हैं, वो घड़ी भी अब अजीत पवार को मिल गई है। यानी कि असली एनसीपी मान लिया है चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को। वहीं दूसरी तरफ अगर विधानसभा के स्पीकर की बात करें, तो विधानसभा के स्पीकर ने भी बीते हफ्ते ही फैसला सुनाया, और उन्होंने भी अपने फैसले में, राहुल नार्वेकर ने भी अपने फैसले में अजीत पवार वाली एनसीपी को ही असली एनसीपी माना है। अब ऐसे में शरद पवार के सामने सवाल था कि अब नया नाम ढूंढना है और साथ में नया चुनाव चिन्ह भी लेना है, जिसके जरिए आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी उतरेगी। तो जो नाम दिए गए थे चुनाव आयोग के सामने, वो 3 नाम दिए गए थे। एक तो एनसीपी शरद चंद्र पवार, दूसरा एनसीपी शरद राव पवार, और तीसरा एनसीपी शरद पवार। तो जो पहला नाम था एनसीपी शरद चंद्र पवार, वो चुनाव आयोग ने मंजूर कर लिया, और अब शरद पवार की पार्टी उसी नाम से जानी जाएगी। लेकिन चुनाव चिन्ह को लेकर शरद पवार चाहता था कि इन दो में से कोई एक चुनाव चिन्ह मिले। एक जो है पीपल का पेड़, और एक उगता हुआ सूरज। तो इन दोनों में से कोई एक चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए अर्जी दे रखी थी, प्रेफरेंस दिया था। लेकिन चुनाव आयोग ने अब तुतारी दे दिया है, और तुतारी बजाता हुआ आदमी चुनाव चिन्ह होगा। और ये महाराष्ट्र की संस्कृति से तुतारी जो है मेल भी खाती है, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति का जो राजे रजवाड़े रहे हैं, उनके इतिहास का एक हिस्सा रही है, महाराष्ट्र की संस्कृति का प्रतीक रही है तुतारी। तो ऐसे में शरद पवार की पार्टी जो है तुतारी को पाकर खुश है। हालांकि जो चाहते थे, पहले जो प्रेफरेंस दिया था, वो उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं मिला, लेकिन तुतारी मिली है, इससे वो खुश हैं। और शरद पवार वाली एनसीपी की तरफ से कल एक ट्वीट किया गया कि महाराष्ट्र के इतिहास में छत्रपति शिवराया के शौर्य से जिस तुतारी ने दिल्ली का तख्त हिला दिया, वही तुतारी आज चुनाव आयोग ने चिन्ह के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को दिया है। ये बहुत गौरव की बात है। तो इस ट्वीट के जरिए, एक्स पर पोस्ट किए गए इन शब्दों के जरिए एक तो खुशी जाहिर की है, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा है कि तुतारी ने दिल्ली का तख्त हिलाया था शिवाजी महाराज के वक्त में। तो आज भी शरद पवार का एजेंडा वही है कि आने वाले चुनाव में दिल्ली का तख्त हिलाया जाए, क्योंकि जो प्रमुख विपक्षी गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसके एक प्रमुख चेहरा है, और कम से कम महाराष्ट्र में जो उसका लघु रूप है इंडिया गठबंधन का,
महाविकास आघाड़ी, उसको साथ में जोड़े रखने में पवार एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा कि इंडिया गठबंधन में जो है काफी घमासान हुई। पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में हुई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। फिर उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम शामिल नहीं होंगे इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद भले ही साथ में रहेंगे। और फिर आम आदमी पार्टी के साथ में भी टसल चल रही थी। तो इंडिया गठबंधन में काफी कुछ गड़बड़ हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे सकारात्मक खबरें भी उस तरफ से आ रही हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में डील हो गई है। उधर दिल्ली पंजाब को लेकर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सकारात्मक बात हो रही है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस जो है, जो ऑफ ट्रैक हो रहा था, खास करके जब नीतीश कुमार ने जब पलटी मार ली थी और एनडीए के साथ में चले गए थे, तो उसके बाद सवाल खड़े होने लगे थे इंडिया अलायंस के गठबंधन पर कि क्या अब ये गठबंधन चुनाव तक टिक भी पाएगा। और ऐसे में उसके अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा हो गया था। लेकिन वापस से इंडिया अलायंस जो है पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शरद पवार के सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती उनके अपने भतीजे की ओर से ही। ये चुनावी साल है महाराष्ट्र में, पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके बाद में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में। अगर मौजूदा स्थिति देखें, बगावत के बाद चाचा शरद पवार और बेटे अजीत पवार की पार्टी में किसके पास कितना स्ट्रेंथ है, तो जो चुनाव आयोग के सामने एफिडेविट्स दिए गए थे उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर विधायकों की बात करें महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, तो उनमें जो बीते चुनाव हुए थे, 2019 के चुनाव हुए थे, उसमें 54 सीटें जो है अविभाजित एनसीपी को मिली थी। अब अजीत पवार के पास में 41 एमएलए हैं और शरद पवार के पास में 15 एमएलए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के बाहर की बात करें तो नागालैंड में 7 एमएलए अजीत पवार के पास में हैं, झारखंड का 1 एमएलए अजीत पवार के साथ है। और केरल की बात करें तो केरल के जो 2 एमएलए हैं वो शरद पवार के साथ में हैं। अगर सांसदों की बात करें तो जो 6 सांसद हैं लोकसभा में अविभाजित एनसीपी के, उसमें से 2 अजीत पवार के पास में है और 4 शरद पवार के पास में है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का 1 सांसद जो है वो अजीत पवार के साथ है और 3 सांसद शरद पवार के साथ में है। यानी कि अगर संसद की बात करें तो संसद में शरद पवार की स्थिति मजबूत है, लेकिन राज्य की बात करें तो राज्य में विधानसभा की बात करें तो उसमें शरद पवार की हालत खराब है। और इसी तरह से अगर राज्य के एमएलसी की बात करें तो कांटे की टक्कर है। यहाँ पर 5 विधायक जो है वो अजीत पवार के साथ में हैं और 4 शरद पवार के साथ हैं। अब देखना ये होगा कि जो झटका लगा है शरद पवार को उनके अपने भतीजे से ही, जिस पार्टी को उन्होंने 1999 में बनाया था कांग्रेस से बाहर निकलकर, उस पार्टी को ही भतीजे अजीत पवार ले उड़े। ऐसे में अब नए सिरे से शरद पवार को अपना काम शुरू करना होगा। और एक चीज जो जिससे अजीत पवार गुट को चिंता है, वो जिससे खौफ खा रहे हैं, वो है सहानुभूति का फैक्टर। क्योंकि शरद पवार जानते हैं कि किस तरह से सहानुभूति जुटाई जा सकती है। 2019 में भी जब ये चर्चा हुई थी कि एनसीपी अब खात्मे के कागार पर है, तो ऐसे में शरद पवार ने कुछ ऐसा कर दिया था कि बाजी पलट गई थी और शरद पवार को कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें मिली थी। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी महाराष्ट्र में एनसीपी। तो जो कुछ भी होगा सियासी हलचल, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।